हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट का स्वाध्याय 3 का प्रश्न 7, 8 और 9 आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 7 पे पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में लिखा है बच्चे कि राम, रहीम और यीशु एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है। तारीख 1/4/2016 को उनकी पूंजी क्रमशः 60,000, 40,000 और 50,000 थी। वर्ष के अंत में लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि पूंजी पर 6% की दर से ब्याज गिनना रह गया है। तो भूल सुधार पर दृष्टि लिखें। तो बच्चे इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक है वो मिस्टेक इस प्रकार से है कि जो पूंजी पर 6% की दर से ब्याज गिनना रह गया है, ये हमारा मिस्टेक है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ब्याज गिनना रह गया है बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्याज को गिनेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि अगर ब्याज गिनना रह गया है तो हम ब्याज को गिनेंगे। तो पूंजी पर 6% की दर से ब्याज अगर हम गिनते बच्चे तो 60,000 का 6% 3,600 रुपये आएगा। फिर है 40,000, उसका 6% 2,400 रुपये आएगा। और जो 50,000 है उसका 6% 3,000 आएगा। कहने का मतलब है कि टोटल जो पूंजी पर ब्याज है वो टोटल 9,000 गिनना रह गया। तो बताओ बच्चों, अगर पूंजी पर ब्याज गिनना रह जाए तो पीढ़ी को क्या होगा। तो सर पीढ़ी के लाभ में कमी हो जाएगी, क्योंकि अगर इतना गिनना रह गया बच्चे तो 9,000 रुपया फिर वापस क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा साझेदार को। तो जब हम साझेदार को हम 9,000 ब्याज देंगे तो पीढ़ी का जो लाभ होगा बच्चे, व्यवसाय का जो लाभ होगा उसमें 9,000 की कमी होगा। ठीक है, और जो व्यवसाय में 9,000 रुपये की जो कमी होती है उसको हम वापस साझेदार के बीच में बांट देंगे। तो इस प्रकार से हम पूंजी पर ब्याज टोटल कितना दे रहे हैं, 9,000 देंगे साझेदार को। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है सेकेंड कि पूंजी पर ब्याज जितना यानी 9,000 कुल लाभ में क्या होगा, कमी होगा। और जो कमी होता है बच्चे उसको हम लाभ हानि के अनुपात में बांटते हैं। इस क्वेश्चन में लाभ हानि का अनुपात दिया हुआ नहीं है। तो फिर हमने बताया था कि अगर लाभ हानि का अनुपात ना दिया हो तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग समान हिस्से में बांटा करते हैं। ठीक है, समान हिस्से का मतलब बराबर। तो 9,000 को जब हम बराबर बांटेंगे बच्चे तो 3,000 3,000 3,000 यानी -9,000, मतलब इतना घटाना पड़ेगा। ये हमने क्यों बांटा, क्योंकि जब पूंजी पर ब्याज गिनना रह जाए तो पेढ़ी को उतने रुपए का क्या होता है, लाभ में कमी होता है। और जो लाभ में कमी होगा वो वापस हम लोग क्या करेंगे, साझेदार के बीच में बांट देंगे। लाभ में कमी का मतलब होता है बच्चे एक तरह से नुकसान हो रहा है, और इस नुकसान को हम साझेदार के बीच क्या करते हैं, बांट देते हैं। बांटने के बाद फिर हम इसकी अंतर की रकम निकालेंगे, मतलब इसको हम माइनस करेंगे। तो 3,600 में से हम माइनस करेंगे 3,000 तो कितना आएगा बच्चे, 600 आएगा। और ये जो आंसर है वो प्लस में आएगा। फिर 2,400 में से अगर हम 3,000 माइनस करते हैं तो माइनस क्या आएगा, 600। और हमने बताया था कि जो रकम में माइनस आए उसके पूंजी खाते या चालू खाते उधार करेंगे, और प्लस आए तो उसके पूंजी खाते या चालू खाते क्या करेंगे बच्चे, जमा कर देंगे। फिर इसकी भूल सुधार प्रविष्टि। भूल सुधार प्रविष्टि कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि रहीम के पूंजी या चालू खाते उधार करेंगे 600 रुपया, और राम के पूंजी खाते या चालू खाते क्या करेंगे, जमा कर देंगे 600 रुपया। और यहाँ पे एक छोटा सा विवरण लिखना है बच्चे कि पूंजी पर ब्याज 6% गिनना रह गया है, उसकी भूल सुधार। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ नहीं करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर पूंजी पर ब्याज गिनना रह जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूंजी पर ब्याज गिनेंगे। और ये जो पूंजी पर ब्याज होता है बच्चे वो साझेदार के लिए क्या होता है, तो सर साझेदार के लिए आय होता है। ठीक है, पूंजी पर ब्याज साझेदार के लिए क्या होता है, तो सर ये पूंजी पर ब्याज साझेदार के लिए आय होता है। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 7 आई होप से समझ में आया होगा बच्चे आपको। ठीक है, इसी को एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि लता, गीता और परवीना एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है। लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि आहरण पर ब्याज 2700, 1200, 1500 गिनना रह गया। इस बार क्या मिस्टेक हुई? तो सर आहरण पर ब्याज गिनना रह गया है। तो जब आहरण पर ब्याज गिनना रह जाए तो इसका मतलब है कि आहरण पर ब्याज गिनना पड़ेगा। और बच्चे जब आहरण पर ब्याज साझेदार देगा तो पीढ़ी के लाभ में क्या होगी? वृद्धि होगी। जब पीढ़ी के या व्यवसाय के लाभ में वृद्धि होती है तो उस वृद्धि को वापस हम साझेदार के बीच में क्या करेंगे? बांट देंगे। ठीक है क्योंकि पीढ़ी को जो भी लाभ या हानि होता है बच्चे, वो अपने पास कभी नहीं रखता, वो वापस क्या करता है? साझेदार के बीच में बांट देता है। तो इसका हम देखते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आहरण पर ब्याज जितनी रकम की कुल लाभ में वृद्धि। कहने का मतलब है बच्चे, जो लता, गीता, परवीना है, अब देखो लता का जो आहरण है वो 2700 रुपया है यहाँ पे, फिर गीता का 1200 है और परवीना का 1500 है। तो इस प्रकार से टोटल कितना हो जाएंगे बच्चे? 5400 रुपया। ठीक है, अभी ये जो लाभ हुआ है 5400 रुपया, ठीक है, तो आहरण पर ब्याज जितनी रकम की कुल लाभ में वृद्धि को हम क्या करेंगे? साझेदार के बीच में बराबर बराबर बांटेंगे। लेकिन बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो हम इसको करेक्शन करेंगे। ओके बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम वापस से पढ़ेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा मिस्टेक था। जिसे यहाँ लिखा है लता, गीता और परवीना एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है। लाभ का वितरण करने के बाद मालूम पड़ा कि आहरण पर ब्याज क्रमशः 2700, 1200 और 1500 गिनना रह गया है। तो भूल सुधार प्रविष्टि लिखिए। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लता, गीता, परवीना और उसका कुल। ठीक है, अब देखो जो आहरण पर ब्याज होता है बच्चे, वो पीढ़ी साझेदार के लिए क्या होता है? एक खर्च होता है। ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे। इस साझेदार के लिए क्या होता है बच्चे? एक खर्च होता है। ठीक है, और जो खर्च होता है ना, उसको हम हमेशा कहाँ लिखेंगे? तो सर उसको हम हमेशा नीचे लिखा करेंगे। ठीक है, तो ये जो खर्च है उसको हम कहाँ लिखेंगे? नीचे। तो ये चीजें ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो आहरण पर ब्याज लता का 2700 रुपया है, गीता का 1200 रुपया है और परवीना का 1500। इस प्रकार से टोटल कितना है बच्चे? 5400। जितना आहरण पर ब्याज गिनना अगर रह जाए, पहले बताओ बच्चों कि आहरण पर ब्याज कौन देता है? तो सीधी सी बात है सर, साझेदार देता है। किसको देता है? तो व्यवसाय को देता है। तो जब व्यवसाय को आहरण पर ब्याज मिलेगा तो व्यवसाय के लाभ में क्या हो जाएगा बच्चे? वृद्धि होगी, क्योंकि उसको मिल रहा है। जब व्यवसाय के लाभ में वृद्धि होगा तो उस वृद्धि को हम साझेदार के बीच क्या करेंगे? बराबर बराबर बांट देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाभ हानि का अनुपात दिया हुआ नहीं है। तो अगर लाभ हानि का अनुपात ना दिया हो बच्चे तो हम उसको समान परिमाण में बांटेंगे, और समान परिमाण में बांटेंगे तो 1800, 1800 और 1800 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो आहरण पर ब्याज है वो साझेदार के लिए खर्च है। अब देखो उनके लाभ कितना मिल रहा है? 1800। 1800 में से माइनस करेंगे 2700, तो रकम किस में आएगा बच्चे? ये माइनस में आ जाएगा। 1800 में से 1200 माइनस करेंगे तो प्लस में आएगा 600, प्लस में 300 आएगा, है ना। और हमने बताया था जो प्लस है उसके पूंजी खाते जमा करेंगे, जो माइनस है पूंजी खाते उधार कर देंगे। तो यहाँ पे देखते भूल सुधार प्रविष्टि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बच्चे, भूल सुधार प्रविष्टि। उसके बाद क्या करना है? रोज नामचा लिखना है। ठीक है, ये चीजें याद रखना है। यहाँ पे तारीख, विवरण, खाता पृष्ठ, उधार जमा करेंगे। लता की पूंजी या चालू खाते उधार करेंगे, टोटल रकम आएगा 900 बच्चे। गीता की पूंजी चालू खाते का, है ना, परवीना के पूंजी या चालू खाते का 600 रुपया और 300 रुपया। तो इस तरीके से तुम्हारा 8 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, कि पूंजी पर ब्याज गिनना रह जाए तो उसका सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे, आहरण पर ब्याज गिनना रह जाए तो उसका सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे लिखा है मुकेश, धवल और विनोद एक पीढ़ी के साझेदार है। उनकी पूंजी का प्रमाण कितना दिया है बच्चे? 423। ये पूंजी का प्रमाण है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कभी भी लाभ हानि को बांटते नहीं है। मुकेश को लाभ में से कम 35,000 मिलेंगे, ऐसी गारंटी धवल और विनोद ने दी। अब बताओ बच्चे गारंटी कौन दे रहा है? तो सर धवल और विनोद दे रहा है। पीढ़ी को वर्ष में लाभ में 90,000 हुआ, मतलब पीढ़ी
को वर्ष में लाभ कितना हुआ है बच्चे? 90,000। तो साझेदारों के बीच लाभ का बंटवारा किस ढंग से होगा? तो पहली चीज तो याद रखेंगे बच्चे, जो गारंटी का मतलब होता है कि अगर हमने मुकेश को गारंटी दिया है कि भाई आपको लाभ में है ना 35,000 मिलेगा, ठीक है, अगर मान ले कि 35,000 ना मिले तो अगर 35,000 ना मिले बच्चे तो फिर धवल और विनोद क्या करेगा? अपने लाभ में से देगा, ठीक है, क्योंकि उसने गारंटी लिया है, तो जो गारंटी लेगा वो अपने लाभ में से देगा। और एक नई चीज कि यहाँ पे लाभ हानि का अनुपात दिया हुआ नहीं है, तो हम बराबर बराबर बांटेंगे, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूंजी के अनुपात को ही लाभ हानि का अनुपात मान लेते हैं, तो ऐसी गलती आप कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लाभ को बांटेंगे बच्चे समान परिमाण में। तो लाभ का वितरण कुछ इस प्रकार करेंगे। मुकेश का अब 3 साझेदार है तो 1/3 से गुना कर देंगे, तो 30,000 और 30,000 ये लाभ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या मुकेश को 35,000 मिला? तो सर 35,000 तो नहीं मिला, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि मुकेश को लाभ में 35,000 मिलेंगे, ऐसी गारंटी धवल और विनोद ने दी, इसलिए मुकेश की कम पड़ती रकम कितना है बच्चे? 5,000। उसको 5,000 रुपया कम मिल रहा है, तो धवल और विनोद अपने लाभ के एक एक के प्रमाण में देगा। एक एक इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो तीनों जो साझेदार है बच्चे, उनका लाभ अनुपात कितना है? बराबर है, एक 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 है। तो जिस अनुपात में वो लाभ लेता है उसी अनुपात में लाभ देगा भी, ठीक है। अब लिखेंगे लाभ में से दी जाने वाली रकम कितना होगा? तो सर दोनों आधा आधा देगा, तो आधा का मतलब होता है बच्चे 2,500 रुपया धवल देगा और 2,500 कौन देगा? विनोद देगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे साझेदारों के बीच लाभ का वितरण की रकम। तो बताओ मुकेश को प्राप्त कुल रकम कितना होगा? 30,000। और ये जो 2,500 रुपया बच्चे वो कौन देगा? धवल देगा। देख रहे हैं यहाँ पे धवल दे रहा है, और दूसरा जो 2,500 कौन देगा? विनोद। तो बताओ उसको टोटल 35,000 मिल गया कि नहीं मिल गया? सही बात है सर, मिल गया। नेक्स्ट, धवल को प्राप्त कुल रकम, तो उसको 30,000 था बच्चे, उसमें से हमने 2,500 माइनस कर दिया, ठीक है। तो 2,500 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 27,500। यहाँ पर भी 2,500 आ गया बच्चे, इसको कुछ मतलब नहीं, इसको कैंसिल कर देते, ठीक है। तो 30,000 में से हम 2,500 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 27,500। उसी तरीके से सर विनोद के लाभ में से भी हम 2,500 माइनस करेंगे तो उसका भी लाभ कितना आ जाएगा? 27,500। ओके बच्चे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है और कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।